न्यूज चैनल भारत समाचार। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, चुनाव नज़दीक आ रहा है। चुनाव को घोषित होने को बस अब थोड़ा ही वक्त बचा है। और अब से थोड़ी देर पहले भारत निर्वाचन आयोग ने यह कहा कि अजीत पवार वाली एनसीपी ही असली एनसीपी है। अभी चुनाव नज़दीक आते आते ये संग्राम और बढ़ने वाला है। एजेंसियों के छापे, राजनीति में न्याय यात्राएं और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां, इन सब के बीच अब उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का न्योता स्वीकार कर लिया है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक कंडीशन लगा दी है, आपकी यात्रा में सिर्फ अमेठी और रायबरेली में शामिल होंगे। और अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को अपनी सहमति दे दी है। कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया है और अमेठी रायबरेली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे। मामला दिलचस्प होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटों तक समेटना चाहती है और उत्तर प्रदेश में चुनाव दिलचस्प हो गया है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, चुनाव नज़दीक आ रहा है। चुनाव घोषित होने को मुश्किल से अब 30 दिन का वक्त बचा है। और तैयारियों के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन दोनों ने बाकी दलों के मुकाबले बहुत बढ़त ले रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी प्रक्रिया तय कर ली है। गांव-गांव अभियान चलाकर, विकसित भारत यात्रा के जरिए, सर्वे और सर्वेक्षणों के जरिए उत्तर प्रदेश में एक एक सांसदों का रिपोर्ट कार्ड केंद्रीय नेतृत्व के पास है। बहनों भाइयों, ऐसी चर्चा है कि 30 से 40% मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बीजेपी टिकट काटेगी और बहुत ही ब्रूटली काटेगी। आप याद कीजिए राजस्थान, आप याद कीजिए मध्य प्रदेश, आप याद कीजिए छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य धारा के तमाम विधायकों को चुनाव नहीं लड़ाया, बिठा दिया था और उनकी जगह पार्टी के बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने के लिए भेजा। बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी यही फार्मूला उत्तर प्रदेश के भीतर भी लागू करेगी। उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला राज्य है और यहीं से तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में बैठने की ताकत कितनी मिल रही है। यह उत्तर प्रदेश से तय होगा। इसमें कोई संशय नहीं है कि तैयारियों के दृष्टिकोण में, संगठन के दृष्टिकोण में, प्रत्याशियों के चयन के दृष्टिकोण में भारतीय जनता पार्टी अपने समीपवर्ती पार्टियों से आगे है। लेकिन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के बीच मोटा मोटी एक सहमति तो बन गई है कि इतनी सीटों पर सपा लड़ेगी, इतनी पर कांग्रेस लड़ेगी, इतने पर आरएलडी लड़ेगी। लेकिन अभी सीटें चिन्हित नहीं हुई हैं। ये एक अगली श्रेणी का राजनीतिक विवाद है जो इस गठबंधन की जड़ें हिला सकता है। बहनों भाइयों, अविश्वास होगा अगर सीटें तय नहीं होंगी, सीटें चिन्हित नहीं होंगी। राजनीति में विश्वास पर ही कोई गठबंधन कायम होता है और अगर विश्वास की नींव हिल जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि वो आगे कैसे बढ़े। आपको ध्यान होगा कि अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि रायबरेली अमेठी में जाएंगे, यात्रा निकालोगे तो आज इसको ऑफिशियल कर दिया गया। अब से थोड़ी देर पहले, ठीक 2-3 मिनट पहले ब्रेकिंग न्यूज़ भी अभी आई थी इसकी, कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अब वो राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में भारत न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे। लेकिन शर्तें लागू हैं। बहनों भाइयों, राजनीति में मैं हमेशा कहता हूं, अपना इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण। तो अखिलेश यादव ने शर्त क्या दी? रायबरेली और अमेठी। हम आपकी न्याय यात्रा में केवल वहीं 2 जगह रहेंगे। अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? कम है। लिहाजा उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है भैया, 2 ही जगह आ जाओ। तो जो गांधी परिवार का कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली अमेठी, वहां राहुल किसके साथ खड़े नजर आएंगे? अखिलेश यादव के साथ। पॉलिटिकल इंटरेस्ट किसका सर्व हो रहा है? कांग्रेस का भी हो रहा है।
और समाजवादी पार्टी का भी हो रहा है। सपा ये दिखाएगी कि देखो हमारी ताकत हमारे दम पे। तो इंटरेस्ट दोनों का सर्व हो रहा है। कांग्रेस कमोबेश उत्तर प्रदेश में इस स्थिति में नहीं है कि बहुत अधिक निगोशिएट करे, लिहाजा उसे अमेठी और रायबरेली भी अखिलेश यादव के साथ शेयर करना पड़ रहा है। यही तो राजनीति है। और उधर राष्ट्रीय लोक दल में भी चीख पुकार मची हुई है। वो कह रहे हैं कि सीट हमारी, प्रत्याशी तुम्हारा, नहीं चलेगा। इसको लेकर आरएलडी में भी थोड़ा नाराजगी, खलबली और गुस्सा है। लेकिन अभी चूंकि सीटें चिन्हित नहीं हुई, प्रत्याशी तय नहीं हुए, इसलिए कलह सतह पे नहीं आ रही है। कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट है बड़ी दिलचस्प, आगे बढ़ाएंगे। एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। मोदी जी को कैसे पता लगता है कि 370 आ जाएगी? इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे, इसके मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है। जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। वहां वो एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक अहंकार से भरा हुआ ऐसा भाषण दे रहे थे जिसके लिए संसद की आने वाली पीढ़ियां उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। बहनों भाइयों, आज की राजनीतिक परिचर्चा बड़ी दिलचस्प होने वाली है। समीर सिंह यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, संजय बेचन जी हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर एम एच खान जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रवक्ता हैं, और अरुण राजभर बीएसपी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला सवाल है कि राहुल और अखिलेश एक साथ अमेठी और रायबरेली में मंच साझा करने वाले हैं, न्याय यात्रा में सम्मिलित होंगे। कोई परेशानी है आपको? नहीं जी, हमें कोई परेशानी नहीं है और शामिल हो, उनको शामिल होना भी चाहिए। पहले भी शामिल हुए हैं, कोई नई बात नहीं हो रही है। मैं कहूँगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। 2017 के विधानसभा के चुनाव में राहुल और अखिलेश यादव ने मिलकर चुनाव लड़ा था और दो लड़कों की जोड़ी का जो नारा दिया था, उस नारे का क्या हश्र हुआ ये उत्तर प्रदेश भी जानता है, ये देश भी जानता है जी। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेता, अपनी नीति और अपने नेतृत्व के दम पर चुनाव लड़ेगी। और उत्तर प्रदेश की बात अगर हम कहेंगे तो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हमने जीतने का प्लान बनाया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी और हमारे संगठन मंत्री माननीय धर्मपाल जी ने पिछले दिनों भी बैठक की थी। हम निरंतर बैठक करते रहते हैं और योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। पिछले दिनों भी हम कुछ योजनाओं को लेके गए थे और आगे हमारे गांव चलो अभियान है, शक्ति बंधन अभियान है और लाभार्थी संपर्क अभियान, 3 बड़े अभियान पार्टी लेके हम जनता के बीच में जाते हैं। और जनता का जो फीडबैक है, जनता की जो सोच है, उसको लेके हम सरकार को भी फीडबैक देते हैं और उस फीडबैक के साथ बड़ी चर्चा है मीडिया में और पिछले एक हफ्ते से मैं लगातार खबरें देख रहा हूं। कोई कह रहा है 30% मौजूदा सांसदों का आप टिकट काट रही है आपकी पार्टी, कोई 40% क्लेम कर रहा है। आज तो खान साहब शाम को हमें बता रहे थे कि 50% काट देंगे। तो दूसरों को इतनी जानकारी है, आप ही बता दो कितना काट रहे हो। नहीं ब्रजेश जी, अब बहुत लोगों को बहुत जानकारी है। हम तो इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से लेके बूथ का कार्यकर्ता तक कार्यकर्ता है, जिसको जो भूमिका दी जाती है, चुनाव लड़ने की भूमिका है चुनाव लड़ेंगे, संगठन का काम करने की भूमिका है संगठन का काम करेंगे। लेकिन
किसका टिकट कटेगा और किसको मिलेगा, एमएच खान साहब को और अखिलेश यादव जी को ज्यादा जानकारी। हाँ, मैं अपने तो बड़ा पार्टी के चिंतित हुआ टिकट तय नहीं कि है, इन्हें पता है और आपको नहीं पता। हाँ। यही तो हास्यास्पद है कि अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी का टिकट तय नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे के पार्टी का बयाना लेके बैठे हैं कि किसका कटेगा। ये बहुत ही हास्यास्पद बयान है जी ब्रजेश जी। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, जनता के कसौटी पर खरी उतरी है, जिसका परिणाम रहा है 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 के चुनाव में माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाए जी, और उस सरकार बनाने में जनता का समर्थन, हमारे नेताओं का विश्वास, मोदी जी और योगी जी का विश्वास और संगठन की ताकत एक एक कार्यकर्ता जिताने के लिए लगता है। और मोदी जी कहते भी हैं कि हम कार्यकर्ता हैं। इस नाते मैं कह सकता हूं कि आगे भी 2024 का चुनाव हम बड़ी बहुमत से जीतेंगे, ये सत्य है। बहुत शुक्रिया। मैं मनोज यादव जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सिर्फ अमेठी और रायबरेली जाओगे, बाकी जगह नहीं, क्यों? देखिए ब्रजेश जी, इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति उत्तर प्रदेश में बीजेपी और एनडीए को रोकेगी, और वो इसलिए रोकेगी क्योंकि बिहार के समीकरण थोड़े से बीजेपी के पक्ष में हो गए जो बिल्कुल खिलाफ थे। तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई उत्तर भारत में कि हम इस एनडीए सरकार को, जिस गठबंधन का नाम मैंने परिभाषित कर रखा है, अभी अगर बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह से कुछ निकलेगा इंडिया अलायंस के बारे में तो उसको भी मैं बोल दूंगा। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगी। आपने कहा कि 2 सीटों के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात की सहमति दी है। कांग्रेस ने यात्रा निकाली, इंडिया अलायंस ने यात्रा नहीं निकाली है। इसके बाद जो सीट शेयरिंग के बाद जो सीटें होंगी उस पर कॉमन प्रचार किया जाएगा, चाहे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, राहुल जी हो, खड़गे जी हो, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की कमेटी हो या समाजवादी पार्टी की कमेटी हो, उन सीटों पे जो भी कॉमन सीटें और अमूमन पूरी 80 सीटों दीजिए कि अमेठी और रायबरेली वाली बात सही है, वहीं जाएंगे? निश्चित तौर पे बिल्कुल उन दोनों ही सीटों पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे। और अगर अब तो आपस में कांग्रेस को आप मजबूर कर रहे हो या बेबस कर रहे हो? कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूत कर रहे हैं। मजबूर शब्द का इस्तेमाल तो बिल्कुल कतई मत करिएगा। एक सीट थी और हमारी ये बिल्कुल, और हमारी पार्टी की ये नीति है। अंदर खाने की बात मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी चाहती है, अरे आप कुछ भी कह लीजिए, समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस देश में मजबूत स्थिति के साथ 2024 में आए। क्योंकि अगर कांग्रेस इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा दल है तो उसकी जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी है, तो उसकी सीटें ज्यादा होंगी, हमारी लड़ाई आसान हो जाएगी। आपका कहने का मतलब है कि आप कांग्रेस को मजबूत कर रहे हो? निश्चित तौर पे। तो ये कौन सी मजबूती है जो उनको सिर्फ 2 सीट, वो तो उनका आधार, जनाधार ही है वहां पे। अच्छा, बाकी जगह उनका साथ क्यों नहीं देना चाहते हो? क्यों नहीं देंगे? मैंने कहा ना, जितनी सीटों पे 80 की 80 सीटों पे एक दूसरे तो 2 ही जगह रहे हो। नहीं, देखिए अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और भी प्रोग्राम है, चुनाव आने वाला है। हर दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं होते हैं। देश के भी राज्यों में उनका जाना हो रहा है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। अभी मध्य प्रदेश भी गए थे, गुजरात भी गए थे। तो हमारे नेता, हमारी पार्टी में सबसे सर्वमान्य नेता अखिलेश जी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है और कॉमन एजेंडा जो हमारा है वो एक साथ चलेगा। हमारी पार्टी के, चूंकि हमारी ज्यादा संख्या में हमें सीट लड़नी है तो उसकी तैयारी कर। बड़ी चर्चा है कि आरएलडी आपको छोड़कर बीजेपी के साथ जा रही है। ये चर्चा वही बाबा आदम के जमाने वाली है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या आप तैयार हो अकेले लड़ने के लिए? मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग ये बात कह रहे हैं या जो मीडिया से ये खबरें दिलाई जा रही हैं, अभी इसी तरह कांग्रेस अरुण राजभर शाम को किसी को ये बात कह रहे थे तो मैंने उनकी बात सुनी। नहीं, अरुण राजभर जी के लिए तो मैं कल से बेचैन हूँ। हाँ। 370 सीटें मोदी जी ने कहा मैं जीत रहा हूँ। हाँ। और 30 सीटें मतलब 400 के आसपास पहुंच रहे हैं, तो 30 सीटों में पूरा देश है। तो इसमें उनकी कितनी, मैं ये सोच रहा था कि 30 में अरुण राजभर की पार्टी कितनी मजबूत पार्टनर है उनके? नहीं, रहेंगी कितनी 30 में? कितनी? 3, 1, आधी, पौना, मतलब इसको आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो 80 के 80 सीट पे लड़ रहे हैं। मैं तब से परेशान हूं जब 370 प्लस 30 वाली बात चल रही। मोदी जी ने सदन में कहा 370 बीजेपी आ रही है और 30 प्लस हो जाएगी तो 400 पार होगी। तो इनकी कहां पे इनकी भागीदारी सुनिश्चित कर रही बीजेपी, ये तय करने वाली बात है सबसे बड़ी। ये मैंने इसलिए कहा कि हमारे यहाँ 6 सीट मांग रहे थे ब्रजेश जी। कौन? 6। अरे यही जो बैठे हैं ना चाचा जी, हमारे 6 सीटें चाहिए। झांसी चाहिए, हरदोई चाहिए, वो चाहिए, बलिया चाहिए। अरे कोई एहसान कर रहे हो, आपको जिता के लाए हैं। हम ना कह रहे हैं, हमको जिता के लाए हैं तो बन जाती सरकार अगर जिता के लाए होते तो।
कहाँ बन गई सरकार? भैया- खैर उस पर मैं इसलिए नहीं बात करूंगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में 2024 में उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस और पीडीए लिखेगा नई कहानी। थैंक यू, हम बहुत उस पे बात शुक्रिया कर रहे हैं। जी। मैं प्रियंका गुप्ता को इनवाइट करता हूं, यूपी में कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत है। क्या ये तय है कि सिर्फ अमेठी और रायबरेली में ही अखिलेश यादव सम्मिलित होंगे और कहीं नहीं? ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि बड़ा दल के साथ में बड़ा दिल भी दिखाने की ज़रूरत है, और ये हमारे नेता पहले ही कह चुके हैं कि हम बड़े दिल के साथ इस गठबंधन में आए हैं, और क्षेत्रीय दल होने के आपको नाते टोकना नहीं उनकी चाहता, लेकिन मैं एक चीज, किसे बड़ा दिल दिखाना है, सपा वालों को या आप लोग दिखा रहे हो? ये थोड़ा- गठबंधन के सभी लोगों को बड़ा दिल दिखाना है। पर कांग्रेस पार्टी ने तो ये बयान पहले ही दे दिया था कि हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में और बड़े दिल के साथ इस गठबंधन में आए हैं, परंतु क्षेत्रीय दलों की अपनी मजबूरी होती है, उसके बारे में अब खुद ही बोल चुके हैं उनके प्रवक्ता। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस बार इंडिया गठबंधन एक साथ एकजुट होकर उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ने जा रहा है, और हमारा जो मेन पर्पज़ है इस यात्रा का, कि जनता के बीच अवेयरनेस लाई जाए। जहाँ एक तरफ किसानों को न्याय नहीं मिल रहा, जहाँ एक तरफ महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा, जहाँ एक तरफ बेरोजगार जो आप देखिए सड़कों पर है इस समय, बेरोजगारी का मुझे ये ऐसा आलम क्यों है। प्रतीत होता है कि आप लोग बड़े भयंकर दबाव में हो उत्तर प्रदेश को लेकर? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि दबाव न कहकर हम पूरी तरह से इस यात्रा को एक खुले मन से, खुले विचार के साथ और सबके साथ मिलकर निकालने की जो है एक मुहिम छेड़ रहे थे। पर इसमें ठीक है, क्षेत्रीय दल की अपनी समस्याएं नहीं आ सकते वो, परंतु हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि हम ये जनता क्या के बार-बार बीच आप जाए। क्षेत्रीय दल कहती हैं, ये किसे चिढ़ाना चाहती हैं? देखिए इसमें क्या चिढ़ाने क्षेत्रीय दल वाली क्या होता है? बात भाई नहीं। अब आप राजनीतिक दल बताइए है, ना आप कि उसको क्षेत्रीय दल- क्षेत्रीय बताए दे रहे हैं, कल को आप कहेंगे ये जिला की पार्टी है, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, देखिए क्षेत्रीय दल इसलिए कह रही हूँ कि ये उत्तर प्रदेश की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी पूरे देश की पार्टी है, बड़ी पार्टी है, इसलिए क्षेत्रीय दल का सम्मान करना हम जानते हैं किस तरह से क्षेत्रीय दलों का तो भैया सम्मान करना है। अपॉइंटमेंट नेशनल पार्टी को क्षेत्रीय वाले दे रहे हैं, जिनको आप क्षेत्रीय कह रहे हो, वो आपको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं कि 2 दिन देंगे, वो भी 2 सीट पे केवल। देखिए मैं समझती हूँ जहाँ तक 2 सीट की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अब मुझे डिस्कशन लगता चल है रहा बॉर्डर पे ही निपटा देंगे एक ही दिन में। डिस्कशन चल रहा रायबरेली, है, अब अमेठी। कितनी सीटें मिलेंगी और कितनी सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए साथ में जाएंगे, ये सब समय बताएगा आपको। परंतु मैं अभी आपकी इतना सीटें क्यों जरूर नहीं फाइनल हो पा रही मैडम? 11 सीटें ही अभी तक final- उन लोगों ने ऐलान किया, उसके बाद एक भी सीट आप उनसे ले नहीं पाई इसके अतिरिक्त, और फाइनल भी नहीं कर रही हैं। देखिए मुझे लगता है कि इस समय अभी सीटों के बंटवारे की अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें अभी तक डिसाइड है, ये भी देखने वाली बात है। क्या सिर्फ एक बनारस की सीट छोड़कर वो बता सकते हैं कि कौन सी सीट पर कौन सा कैंडिडेट वो रिपीट करेंगे? समस्या ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें ऊपर उतारेगी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन किसके साथ और कहाँ तक चलेगा। समस्या ये है कि इस देश में बेरोजगारी कब तक और कहाँ तक चलेगी, इस देश में महिलाओं को न्याय कब तक और कहाँ जाकर मिलेगा, इस देश का किसान जिससे वादा किया गया था कि हम उसकी आय दुगनी कर देंगे, आज 27 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वो अपना जीवन यापन कर रहा है, क्या अपने बच्चों को खिला रहा है, क्या अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। समस्या चुनाव आ इस रहा है, देश इसको की ये मुद्दा बनाइए आप लोग। मैं डॉक्टर एमएच खान को इनवाइट करता हूं डिबेट में। खान साहब, स्वागत आपका। ये तो इतनी तैयारी समीर सिंह बता दिया, आप तो कह रहे थे कोई तैयारी नहीं है, वो तो पूरा पीएचडी किए बैठे हैं तैयारियों की। अब आप तो कुछ और कह रहे थे, उधर कुछ और तैयारी दिख रही है। नहीं, सीटें आखिर बढ़ेगी कहाँ से? 370 की जो बात हो रही है बिहार में 80 की 80 नहीं, 80 में कितनी सीटें यहाँ हैं? सब कह रहे हैं हमें दे दो। नहीं, अभी कितनी सीटें हैं 80 में? 63 है, 63 हैं। 63 में कितना और जोड़ लेंगे? 80 कितना? 17 और लेंगे। हाँ, 17 हो जाएंगे। बिहार में कितनी है? 40, 39 पर ऑलरेडी काबिज हैं। कहाँ से सीटें बढ़ रही हैं? 370 कहाँ आ रहा है? इतना उत्साह नहीं दिखाना चाहिए कि 370। अरे भाई, सीटों पर जहां आप बिल्कुल इम्पैक्ट हो, बिल्कुल पैर रख जमा 100% परफॉर्म किया हो जहाँ। हाँ, नहीं तो वो सीटें आखिर आपके पास हैं, तो फिर 70 कहाँ से बढ़ेंगी? 10-5 की बात आदमी समझ में आता है, लेकिन कौन सा काम आपने किया है जिससे 370 आपको मिल जाएंगी? क्या नौजवानों को गांव जा रहे हैं, पांव जा रहे हैं, स्टिकर लगा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, रात में प्रवासी कार्यकर्ता दूसरे घर सो भी रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। नहीं प्रत्याशी, अच्छा आप ही बता रहे थे टिकट उकट कट रहा है, नहीं, ये तो कह रहे हैं कि इन्हीं से पूछो किसका काट रहे हैं। नहीं, टिकट तो 50% से ज्यादा कट रहा है इन लोगों का। क्या 50% से ज्यादा टिकट कट रहा है? परफॉर्मेंस यही है कि उनको डर है कि कहीं ये हार न जाए। अच्छा, हार के डर से टिकट कट रहा है। कोई बड़ा बहादुरी दे रहे हैं कि हाँ बहादुरी में टिकट काट ये रहा है। काटेंगे टिकट? टिकट काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। और एग्जाम्पल इसका है मध्य प्रदेश है आपका, और राजस्थान है, हर जगह से इन लोगों ने टिकट काटे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये नौकरियां कब देंगे?
ये महंगाई कब कम करेंगे, ये किसानों की समस्या कब हल करेंगे। किसानों के हल्ला बोल होने जा रहा है दिल्ली में, इसी महीने में होने जा रहा है। सर अगर महंगाई बेरोजगारी की समस्या है तो ये लोग तो गांव जाते हैं, जनता से मिलते हैं, इनसे तो कोई नहीं कहता कि महंगाई कहाँ है। मैं तो गांव में ही घूम के भी आ रहा हूँ, कोई नहीं जाता है, कोई नहीं आता है, तो और जो जा रहा है उसके कुर्ते फाड़े जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हाँ ये कहाँ से ये फिर सवाल ये जो फोटो आती है, क्या गांव नहीं जाते ये लोग? गांव नहीं जाते, अपने अगल बगल कहीं चले गए, अब फोटो खिंचा के लग डाल दिया। भाई आप कहते थे कि हम दलितों को खाना खाते हैं, खाना तो बाहर से आता था, दलित का घर बैठ के खाना खाते थे। तो ये तो नाटक नौटंकी करते ही रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और ये सपा वाले क्या कांग्रेस को आंखें दिखा रहे हैं कि सिर्फ अमेठी रायबरेली, ये इनके यहाँ क्या चल रहा है? नहीं, मैं देखिए इनके बारे में क्या कहूँ। देखिए पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में 5 सीट पाए थे, अब 5 सीट से अब ये 80 कह रहे हैं, तो साहब हर आदमी सोचेगा कि भाई 5 से 80 कैसे पहुंच जाएंगे, और फिर अकेले लड़के कैसे पहुंच जाएंगे, 2 लोगों को लेके कैसे पहुंच जाएंगे। इनका और कांग्रेस का रिश्ता कैसा है, ये क्या कहलाता है ये रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, ये रिश्ता कोई नहीं है जिसमें दोनों नेता खिंचे से रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश की बात थी, जब उन्होंने अखिलेश फखलेश कह दिया तो वहीं से रिश्ता टूटना शुरू। ये मिल कम रहे हैं, पिन ज्यादा मार रहे हैं, पिन ज्यादा मार रहे हैं लोग। अखिलेश फखलेश कहने की जरूरत नहीं थी, इतने बड़े नेता होकर एक बार मुख्यमंत्री रहे, आपने क्यों अखिलेश फखलेश कहा? अखिलेश भी मुख्यमंत्री रहे, आप मान सम्मान रखिए। आदमी की नेताओं की भाषा अच्छी तो होनी क्या आप चाहिए। ये कहना चाह रहे हो वो बदला ले रहे हैं? वो बिल्कुल बदला ले रहे हैं, वो बदला ठीक ले रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ यही होना चाहिए। तो ये अरुण राजभर किससे बदला लें, ये क्या करें फिर? अरुण राजभर जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि उनका कोई एक ठिकाना रहता नहीं है। जैसे बिहार में अल्टू पल्टू हो रहे हैं, यहाँ पे अल्टू पल्टू हो रहे हैं। वो इधर कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं है कि कब कहाँ चले जाएंगे। खबर आरएलडी के बारे में भी ठीक नहीं है, समझिए। हाँ, खबर आरएलडी के बारे में भी ठीक नहीं है, आप कह रहे हैं। तो किसी भी समय वो समीर सिंह वाली पार्टी में हाथ मिला सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लो खान साहब। नहीं ठीक, आप समझ नहीं पा रहे हो बात को। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो आपने अरुण राजभर के बारे में कहा, तो पहले तो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव मिलकर लड़े थे। जो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव मिलकर लड़े थे, तो इनको इस्तीफा देके दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए, तब अपनी उसको मानना चाहिए कि हाँ, सीट विधायकी की सब इस्तीफा दे दें। सब इस्तीफा देके आपके फिर चुनाव चक्कर में लड़ें। इस्तीफा थोड़ी दे देंगे। नहीं, हमारे कहने से नहीं, ईमानदारी की राजनीति अगर करनी है तो जिस दल से मिलकर चुनाव लड़े हो उसका वोट लिए हो कि नहीं लिए हो, उसका वोट भी लिए हैं आप हैं। सब लोग चौहान तो इस्तीफा देके चुनाव लड़े थे ना, घोसी में चुनाव लड़े थे नहीं लड़े थे। तो ऐसे ही इनको सारे सभी 6 सीटें 7 सीटें इस्तीफा दे दें और चुनाव लड़े बीजेपी से, और अब जीत के आए तब कहा जाएगा। अभी तो ये समाजवादी पार्टी में भी लग रहा है इनका मन उधर भी जा रहा है, कल भी मन इधर भी आ रहा है। कहा उन्होंने कि सपा में मैं नहीं, तो आप जबरदस्ती चिपका रहे हो। नहीं, चिपका नहीं रहा, अभी कुछ पता नहीं है कौन कहाँ चला जाएगा। चुनाव नजदीक आने दीजिए मिश्रा जी, चुनाव नजदीक आते आते किसका कहाँ। खान साहब एक ऐसा है ना कि जैसे जिसको कुछ नहीं मिलता वो सबके घर में गांव में पत्थर फेंकता है, शायद कोई झगड़ा करने निकले, आप उसी में हो, सब की तरफ पत्थर मार रहे हो, शायद कोई निकले लड़ने आपसे। नहीं, मैं अरुण को बुला ही लेता हूँ, आपके सब सवाल का जवाब देंगे। अरुण ये क्या तो बोले जा रहे हैं? वही बात जो आपने सही कहा कि सबके दरवाजे पे खड़ा होकर के कह रहे हैं कि मेरे साथ आ जाओ। हाँ, बाहर निकलो, लड़ो मुझसे। आने को तैयार नहीं है, लेकिन इनसे कोई लड़ना नहीं चाहता है, इनके यहाँ कोई टिकट अब लेने को तैयार नहीं हो रहा है। अरे भैया, और ये भी अगर हमारे ऊपर उठा रहे हैं, नहीं उसी पार्टी को उत्पत्ति हो। एक सेकंड खान साहब, पहला राउंड है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सुने। हाँ बोलो अरुण, बोलो। सपा से गठबंधन किए थे तो उधर भी न मत झांकना, बसपा ने सपा से गठबंधन किया 2019 में, उधर मत झांकना, आप दूसरे कमरे में जाके झांको। और आप झांकने वाले हो, अब आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपके बारे में चर्चा करना व्यर्थ हो गया है। 12.5% वोट है इनके पास, अपना समय खराब कर रहे हैं। 12.5% वोट है। 12.5 नहीं मिश्रा जी, माफ कीजिएगा, बिल्कुल बाई इलेक्शन आज में हुआ 29% वोट है बसपा के पास। अब ये झूठा 12.5 नहीं है। खान साहब, आप निवेदन है, आप सीनियर आदमी है, पहला राउंड चल रहा है। हाँ अरुण बोलो। ये राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे हैं, ये बात करेंगे बसपा की, तो ये बसपा की अगर बात करते हैं तो बसपा की बैकग्राउंड जान ले। कमरे में कैद होकर के राजनीति नहीं हो सकती है, और जो कमरे में कैद कर राजनीति माननीय ओम प्रकाश राजभर से सीखिए। जनता के बोलने दो आप। इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं खान साहब? रोक दिया प्लीज। खान साहब आप सीनियर आदमी, खान साहब सीनियर आदमी हो, प्लीज। हाँ
अरुण आप कंटिन्यू। बुजुर्ग हैं, हम सम्मान आपका करते हैं। देखिए, खान साहब, बेचैनी आपके अंदर मेरा आ रही है। निवेदन स्वीकारो, रुक जाओ, अब पहला राउंड है ना, हो आप जाने दो। इतना बेचैन हो जा रहे हैं, हम इसीलिए बहुत आपका खान साहब, सम्मान प्लीज। करते हैं ना, कि बेचैन मत होइए। खान साहब को कहिए कि थोड़ा रिलैक्स ले, पानी पिए। हाँ ठीक है, दे दीजिए, उत्तर रखवा प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा सीटों पर काम चल रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हर जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता के बीच में सीधे संवाद कर रहे हैं। हम संवाद के रास्ते पर हम विकास की यात्रा लेके चल रहे हैं, चाहे वो मोदी जी का विकास का यात्रा हो, चाहे योगी जी का विकास की यात्रा हो। हम तो यहाँ पैनल में बैठे हुए एक भी व्यक्ति रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं करता है। चर्चा कौन करता है? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। पिछड़े वर्गों के हित की बात अगर कोई कर रहा है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। समाजवादी पार्टी ने कहा ओबीसी विरोधी कांग्रेस है, उसके साथ गठबंधन करके ये अपना एक जैसे होता है खोई हुई अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यही तो कहे थे ना उत्तर प्रदेश में इन लोगों की फिक्र ये है अरुण कि आपको क्या मिला, ये लोग बड़े फिक्रमंद हैं। नहीं, हमारी ये लोग फिक्र क्यों करेंगे? नहीं, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कारवा पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है बहुत तेजी से, तो फिक्र तो करना ही है। क्यों जमीन खत्म हो जाएगी किसी न किसी की? क्योंकि अन्याय करने वाले अगर न्याय की यात्रा निकालेंगे तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जनता भी इस बात को समझती है कि 4-4 बार सरकार दे चलाया, 50 साल देश में सरकार चलाया, लेकिन ओबीसी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के हित में कितना योजनाएं लेकर आए, वो तो मोदी जी से सीखना चाहिए। कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, रोहिणी कमीशन का गठन किया, उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति तक पहुंचाया, और पूरे उत्तर प्रदेश में नीट में आरक्षण ओबीसी वर्गों को दिया। क्या इस काम को जो ओबीसी की यात्रा लेके चलते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, क्या इन लोगों ने कभी इसके हित में सोचा? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सोचे। और उत्तर प्रदेश में हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का हो। बता दीजिए कि इनके लोग इसको मुखरता से बोलते हो? नहीं बोलते हैं। हम सदन में इसको उठाते हैं और माननीय ओम प्रकाश। अच्छा, आपने वो खबर देखी कि अमेठी रायबरेली में इकट्ठा होंगे? वो तो पहले भी इकट्ठा हो चुके हैं। देखिए ये क्या हो रहा है ना, एक सर्कस चल रहा है, और सर्कस में ना वो तमाम लोगों को प्रमोट किया जाता है कि ये इस तरह का दिखाएंगे तो ये चीज दिख जाएगी। ये पैराशूट से जो लॉन्चिंग हो रही है ना, रॉकेट का लॉन्चिंग, वो रॉकेट का लॉन्चिंग दूसरे भैया उसी बस में आप भी बैठ के 2022 में सर्कस कर रहे थे। बिल्कुल, हमने उस बस में दिखाया। आप क्या कर रहे थे तब? नहीं, पूर्वांचल में दिखाया मैंने, गाजीपुर में बता दीजिए क्या स्थिति रही है। आप करो तो राजनीति, अगर वो करें तो सर्कस। अरे मैंने प्रैक्टिकल दिखाया है। हम खान साहब की तरह थोड़ी ना खाली मुंह से बकर बकर बोल देते हैं। हमने प्रैक्टिकल दिखाया है। हम 2017 में बीजेपी के साथ थे। आप पूर्वांचल के समीकरण को उठाकर देखिए, 2022 में हमारे समीकरण उठाकर देखिए, बड़े अंतर है। ये मनोज यादव मुझसे कह रहे हैं कि आपसे एक सवाल कर लें, एक सेकंड। मनोज यादव हैं सपा के प्रवक्ता, वो मुझसे कह रहे हैं, चूंकि इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, वो केवल मुझसे कह रहे हैं कि ये सवाल पूछ लें। वो कह रहे हैं गाजीपुर मिल रही सीट कि नहीं मिल रही? पूरे 80 की 80 लोकसभा सीट जो गाजीपुर पर उनका इंटरेस्ट है कि तो गाजीपुर वाला बताओ। मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, नहीं लड़ेंगे, छड़ी खड़ी रहेगी। ओके, मैं संजय बेचन जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने। खड़ी रहेगी जी, ऑल राइट। और हमारे कार्यकर्ता 80 लोकसभा सीटों पर डट के लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी को अंडा दे करके लौटा देंगे। छड़ी कितने सीटों पर खड़ी रहेगी? हर सीट पर लड़ी रहेगी, हर सीट पर लड़ेगी। सुन लिया था हमारे जहां कार्यकर्ता जिस जिले में रहेंगे। मैं संजय बेचन जी को इनवाइट करता हूं, बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं और काफी दिनों के बाद आज हमें डिबेट में दिख रहे हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। क्या परिदृश्य है सर पूरे देश भर में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में मौजूदा हालातों को देखकर आपको क्या, आपके क्या ऑब्जर्वेशन है? उत्तर प्रदेश में मुझे ये लगता है, मैं भी सुन रहा था सारे प्रवक्ताओं को, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि अखिलेश यादव तो बैठना चाहते हैं, उनकी हैसियत भी है बैठने की। और बाकी पार्टियों को वो कहते हैं कि आप मेरे पीछे चलो, क्योंकि लड़ाई मैं ही लड़ सकता हूँ। ये जो अमेठी और रायबरेली 2 जगहों की आप बात कर रहे थे, तो उनकी मानसिकता बहुत साफ है। एनडीए गठबंधन के साथ साथ वो लगातार एक नाम और ले रहे हैं, पीडीए गठबंधन का। पीडीए गठबंधन कहते हैं वो बात। तो उत्तर प्रदेश में वो ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहते हैं और उनका दावा मैं समझता हूँ कि उचित है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और ये बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। और इंडिया गठबंधन का संकट ये है कि इंडिया गठबंधन के जो एलाइज हैं जी, जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को लगता है कि भाई मैं बड़ी पार्टी हूँ, मैं ड्राइव करूँगी।
बिहार में लालू और नीतीश जी जब साथ थे तो उनको लगता था कि हम ड्राइव करेंगे, और अभी भी लालू जी का मानना होगा कि मैं ड्राइव करूंगा। आप चले आइए झारखंड में, वहाँ हेमंत सोरेन कहेंगे मैं ड्राइव करूंगा। तमिलनाडु में स्टालिन ड्राइव करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना ड्राइव करेगी। तो कांग्रेस का संकट ये है कि कांग्रेस को हर जगह ड्राइवर सीट जो है वो खाली करनी पड़ेगी। जो हिंदी पट्टी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये जो 3 राज्य हैं, और कर्नाटक, ये 4 राज्यों में कांग्रेस को ड्राइविंग सीट मिल सकती है। ये 100 के आसपास की सीटें हैं। तो अब इस पे कांग्रेस क्या करती है ये एक देखना होगा। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण एंगल है इस पूरी बहस का, कि जो 500 इतनी जो 540-44 जो सीटें हैं, उसमें 140 सीटें ब्रजेश जी ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के पास बहुत कम सीटें हैं। जैसे आप देखिए केरला में 0 सीट है, तमिलनाडु में 0 सीट है, आंध्र प्रदेश में 0 सीट है, उड़ीसा में 8 सीट है, तेलंगाना में 4 है। तो 140 सीट जो है पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, एपी, JNK और तेलंगाना, 140 सीटों में इनके पास सिर्फ 17 सीटें हैं। तो यहाँ एक स्कोप है जहाँ ये सीटें बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ इनकी जमीन नहीं है। इन राज्यों में इनकी बहुत मजबूत राजनीतिक जमीन बीजेपी के पास नहीं है। अब ये कुछ सोचते हैं कि तमिलनाडु में हम कर पाएंगे, लेकिन तमिलनाडु में क्या कर पाएंगे? वहाँ की जो राजनीतिक संरचना है वो बिल्कुल अलग है, नॉर्थ से बिल्कुल अलग है। लेकिन थोड़ा बहुत जो अभी राम मंदिर का की वजह से एक जो पैन इंडिया फील गुड फैक्टर है, उसका फायदा बीजेपी को साउथ में भी इन 140 सीटों पर मिलेगा। लेकिन कितना? इनके पास उतने में टोटल जो है वो 17 सीटें हैं, 140 में 17 सीटें हैं जी। अब बाकी बची 400 सीटों में ये कितनी सीटें ला पाते हैं वो देखना पड़ेगा। तो मेन जो इनकी लड़ाई है, जो इनको गेन करना है, वो बंगाल में सीटें बढ़ाना है, जहां ये 18 हैं जी। और वहां ममता के साथ बहुत कांटे की लड़ाई है इनकी। महाराष्ट्र में 23 सीटें हैं, उन 23 सीटों को बरकरार रखना है। बिहार में नीतीश और बाकी एलाइज के साथ 39 का आंकड़ा बरकरार रखना है। झारखंड में इनको 1 सीटें बढ़ानी है, उड़ीसा में सीटें बढ़ानी है। उत्तर प्रदेश में अगर सीटें ना भी बढ़ा पाए तो जो 62 है उसको मेंटेन करने की चुनौती है। हाँ, वो बड़ी चुनौती। ऐसा नहीं है कि चुनौतियां भाजपा के सामने नहीं है, भाजपा के सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं। एक, जहां उनका आधार नहीं है वहां सीटें बढ़ाना, और देखिए मजबूत लोगों से लड़ाई है। बंगाल में ममता बनर्जी बहुत मजबूत है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बहुत मजबूत है। वो कांग्रेस के साथ उनका क्या गठबंधन बनता है, क्या इक्वेशन बनता है, इसको किनारे कर दीजिए। बट अखिलेश यादव अपने आप में, अभी कोई प्रवक्ता बता रहे थे कि उनको 5 सीटें मिली थी, मिली होंगी 5 सीटें, लेकिन वो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सपा ही है जो भाजपा के मुकाबले खड़ी हो सकती है, जो जमीन पर उसी तरह कार्यक्रम कर रही है जैसे भाजपा कर रही है। तो वहां चुनौती भाजपा की है कि वो 62 सीटों से बढ़े, कम से कम पिछला जो 70 से ऊपर का आंकड़ा है उसको प्राप्त करे। तो बीजेपी के सामने ऐसा नहीं है कि केक वॉक है। अब नेता का चुनौतियां तो सर सबके समक्ष हैं, और ये चुनाव बहुत ही अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव इस बार है। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चुनाव है जी। वीरेंद्र जी भी आ गए सर डिबेट में। वीरेंद्र जी, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास है, और क्या आरएलडी का क्या चल रहा है? बड़ी चर्चाएं आरएलडी की चल रही हैं। और दूसरा, अखिलेश यादव ने कहा है कि सिर्फ वो अमेठी रायबरेली में जाएंगे। और तीसरा विषय ये आया कि बीजेपी 50% से ज़्यादा मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के टिकट काटेगी। कई सारी अफवाहें चल रही हैं, और ये तीनों सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं तत्कालिक दौर में, कि आरएलडी क्या सरक रही है इंडिया गठबंधन से? क्या जो खीर एक ज़माने में शुरू हुई थी वो पक गई है? और 4 सीटों को लेकर ऑफर की बात जो आ रही है, और ये भी माना जा रहा है कि शायद 7 लोकसभा सीटें आरएलडी की ओर से मांगी जा रही हैं। पता नहीं क्या सच्चाई है, लेकिन अब चुनावी मौके पर जिस तरह के माहौल हैं, जिस तरह से रातों रात नीतीश कुमार पलटे,
उसके बाद कौन कब कहाँ चला जाएगा। उत्तर प्रदेश जो इंडिया गठबंधन की आखिरी उम्मीद थी, अलायंस देखिए बंगाल में बचा नहीं, ममता अलग चली गई, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग चली गई, बिहार में नीतीश चले ही गए भाजपा के साथ, एकमात्र यूपी में बचा था। अब यहाँ पर रहेगा कि टूट जाएगा, ये खत्म, ये बड़ा आश्चर्य का विषय बना हुआ है। लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि आरएलडी 7 लोकसभा सीटें और विधान परिषद की भी एक सीट वो और केंद्र में मंत्री पद, इसको लेकर कुछ बातचीत शायद हो रही है, फंसी है या आगे आने वाले समय में दिखेगी। और अब इस पर बातचीत का क्या रास्ता निकलता है ये अलग बात है जी। लेकिन आज जो बीजेपी में मोदी ने ऐलान किया कि अब की बार 400 पार, तो ऐसा लगता है कि जो माहौल है राम मंदिर के बनाने के बाद जी, वो बीजेपी मानती है कि उसको इस बार सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी और उनको टक्कर देने वाला शायद अभी कोई है नहीं। और बीजेपी तीसरी बार भी अपनी जीत पक्की मानकर आगे चल रही है और ऐसे नारे ऐसी हालत में ही दिए जाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहना होगा कि कांग्रेस क्या गठबंधन को बनाने में पूरे देश में नाकाम हो गई? क्या खाली उत्तर प्रदेश में उसके पास एक साथी मजबूत बचा है? बाकी जगहों पर जहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, वहां वो गठबंधन करती नहीं है क्योंकि वो खुद लड़ेगी। तो स्थितियां बड़ी सारी ऐसी बनी हैं। एक बात जरूर है, जो बीजेपी या मोदी की सरकार हरदम उठाती है नेहरू के नाम पर। नेहरू क्या ऐसा कर गए थे कि 70 साल में आज भी उन चीज़ों को कांग्रेस पाट नहीं पाई और नेहरू के नाम पर उसको उलाहना सहना पड़ता है, उसको ताने दिए जाते हैं। तो अगर जनता भूल भी जाती है नेहरू और गांधी का नाम, तो भाजपा वाले उनको याद दिला दे रहे हैं। अब तो भाजपा मुसलमान का भी वोट चाहती है पसमानदा के बहाने कि हमको वोट मिल जाए। तो हिंदू का तो उफान ही है, मुसलमान को भी वो जोड़ने के लिए लगे हुए हैं जी। दोनों धाराएं एक साथ चल रही हैं सियासत में, और ये धाराएं क्या कुछ चमत्कार कर पाएंगी या करेंगी, ये अपने आप में बड़ा विचित्र है। अखिलेश यादव रायबरेली और अमेठी में कभी कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं देते। चंदौली में 16 को यात्रा घुसेगी आएगी, लेकिन वो जाएंगे अमेठी और रायबरेली। तो एक सांकेतिक उन्होंने निमंत्रण स्वीकार करके साथ दिया है और ऐलान किया है। गर्मजोशी अभी शायद पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने वाली बाकी है। ऐसा माना जाता है कि चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अलीगढ़, इन सीटों पर कांग्रेस भी इच्छा रखती है लड़ने का। लेकिन अब इच्छा से क्या फायदा, 11 तो डिक्लेयर हो गई हैं, बहुत कुछ मिलेगा, 1-2 और दे देंगे। अब अखिलेश ने वहां अपनी सीटें जारी कर दी हैं, तो ये थोड़ा से इस पर लेकर है समस्या जी वीरेंद्र जी, और आगे इस पर बात होगी जी जी। और देखिए, कांग्रेस पार्टी हर बार जब यात्रा निकालती है तो उसमें न्याय की बात करती है। अब तक 5 प्रकार के न्याय कांग्रेस पार्टी मांग चुकी है। एक न्याय मांगा युवाओं के लिए, फिर एक न्याय नारी न्याय, फिर हिस्सेदारी न्याय, फिर किसानों के साथ न्याय, और फिर मांगा कि गरीब मजदूरों के साथ न्याय। लेकिन भाजपा जानती है कि उसको लड़ाई मोदी के चेहरे पर लड़नी है, चाहे जितनी जनगणना की बात हो, चाहे जो हो, उस पर लोग आएंगे नहीं जी। एक जरूर इधर माहौल ये चल रहा है भाजपा की एक विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ, कि दिल्ली में जब ज़्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है तो केजरीवाल ऑड इवन फार्मूला लगाते हैं कि एक दिन फला नंबर वाले चलें, एक दिन फला। आजकल उनके साथ ऐसा हो रहा है कि एक दिन ईडी बुलाती, एक दिन सीबीआई बुलाती है। तो वहाँ भी सियासत में ऑड इवन का फार्मूला केजरीवाल के ऊपर चल रहा है। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। जी। चौधरी चरण सिंह जब जिंदा थे
तो उनकी विरासत को अजीत सिंह ने संभाला, उसके बाद जयंत चौधरी आए। लेकिन भाजपा के साथ आरएलडी ने अब तक अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए हमेशा। सबसे ज़्यादा 14 विधायक भाजपा के गठबंधन में 2002 में जीते और सबसे ज़्यादा 5 सांसद भी भाजपा के साथ गठबंधन में आरएलडी के एक जमाने में जीते। ये तो हाथरस में अगर भाजपा वालों ने जयंत चौधरी पे लाठी ना चलाई होती तो उनके शायद इतना नाराजगी भाजपा के प्रति ना होती और वो आ जाते। लेकिन अब वही है कि डंडा भी चलाओगे और खीर भी खिलाओगे शामिल भी, तो कैसे बात बनेगी, वो नहीं हो सकता। बहरहाल सुनिएगा कि अभी जो है वही सच है, तेरे मेरे फसाने में, और अब तक कौन रहता है सलामत इस जमाने में। तड़पता देखकर मुझको सड़क पर वो नहीं रुकता, कहीं झुकना न पड़ जाए उसे मुझको उठाने में, और गले का दर्द सुनते हैं कि वो पल में ठीक कर देता है, और महारत है जिसे आवाज़ें दबाने में। बहुत शुक्रिया बीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने पॉलिटिकल इनपुट, ऑब्जर्वेशंस और जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। समीर जी, पहले राउंड में जो प्रवक्ताओं से बात करके, एक्सपर्ट से बात करके ये बात तो स्पष्ट हुई कि आपके लिए उत्तर प्रदेश कोई केक वॉक नहीं है। आपके समक्ष भी उत्तर प्रदेश में चुनौतियों का पहाड़ है जिसे मुकाबला किए बगैर आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, और 80 वाले नारे को साकार करना उत्तर प्रदेश बहुत चैलेंजिंग है। देखिए ब्रजेश जी, हमने हमेशा धरातल पर रह के भारतीय जनता पार्टी बात करती है, और अभी मैं बेचन जी को भी सुन रहा था और भी प्रवक्ताओं को सुना। देखिए, हमने जब नारा दिया उत्तर प्रदेश के अंदर तो 17 के नारे को भी हमने चरितार्थ किया, हम 19 के नारे को भी चरितार्थ कर रहे थे। 19 के अंदर सपा बसपा से गठबंधन से बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता, लेकिन उस गठबंधन का हश्र क्या हुआ और अखिलेश यादव ने क्या बदजुबानी की, अभी मैं बहुत अच्छा लग रहा था। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चिंता भी कर रहे थे और उनको रास्ता भी दिखा रहे थे कांग्रेस को कि 2 सीटें औकात है, 2 सीटों पर लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हम 17 में जो नारा दिए, जी जी, जो 19 में हमने नारा दिया, जो हमने 22 में नारा दिया, देखिए हम 22 में कहां चले गए, 272 सीट पर चले गए। आज तक पिछले दिनों में 30 साल में उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल को 272 सीट का बहुमत नहीं मिला था। हम आगे 80 के 80 सीटों का लक्ष्य हमने रखा है। हम अपने वोट प्रतिशत को 51% ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, और अगर जो भी पॉलिटिकल पार्टी 51% पाने में दिख रही हो, अगर कहीं तो से 51% में आरएलडी वगैरह भी शामिल हैं या क्या है, सब शामिल है 51%, या आपका अकेले है? राजभर जी भी वगैरह ये लोग हैं उसमें? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, हम अपने सभी सहयोगियों का सम्मान करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 की बात जो कही है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कश्मीर से 370 खत्म किया था। माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर घोषणा किया था 370 चाहिए इनको, अब पता चला। मैं आपको वो वाला 370 विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता 370 सीटों पर जिताएगी और 400 के पार गठबंधन जाएगा। ये माननीय मोदी जी का संकल्प है, उसे हम पूरा करेंगे और उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीटें जीतेगी। मैं मनोज यादव की स्क्रीन पे थैंक यू समीर। देखो 370 का तो फार्मूला बता दिया उन्होंने, मनोज यादव क्लैरिटी दे दी। देखिए 370 कहां से लाए? कश्मीर वाले मुद्दे से दे देंगे। तभी मैं सोचूं 370 क्यों कह रहे हैं, कोई कारण होगा? तो एक सीट मिल ना रही है और यहाँ 370 पूरे देश में जीतेंगे। जो बात हमारे बसपा के पूर्व प्रवक्ता जी ने कही और तमाम राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कही, उत्तर प्रदेश का चैलेंज बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। बिहार में उन्होंने कमोबेश अपना रास्ता, जहां बिल्कुल नो एंट्री का बोर्ड था, वहां एंट्री कर ली है। अब वो कितनी जनता के बीच में जाएंगे वो बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हाँफना पड़ा है अभी भी, और वो इसलिए कैसे? एक एग्जाम्पल दो, कैसे हाँफना? इंडिया अलायंस, एक एग्जाम्पल। इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है और आरएलडी भी है, और
अपना दल कमेरावादी भी है, चंद्रशेखर जी की भी पार्टी है, कई दल मिलके और जो समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल और भी हैं वो भी सब साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इतना आसान इसलिए नहीं है, कोरोना बीमारी आई थी ब्रजेश जी, आपको अच्छे से याद होगा, लगा कि अब जीवन में कभी कोरोना जाएगा ही नहीं। ऐसा ही लग रहा था। वो तो बड़ा आतंकी कोरोना था, उसने कितने हजारों लाखों लोगों की जान ले ली पूरी दुनिया में। लेकिन बीजेपी को ठीक वैसा ही सबाब और सुरूर चढ़ गया है कि अब हम जाएंगे नहीं कभी, आपका डोज एक पॉलिटिकल पार्टी की तुलना कोरोना वायरस से कर रहे हो, ये कैसी लैंग्वेज है? मैं उसकी बात कह रहा हूं कि जो कोरोना बीमारी आई थी हम लोगों को लगता है कभी जाएगी ही नहीं, तो राजनीतिक दल को भी ये बीमारी हो गई कि हम कभी जाएंगे ही नहीं। आपका एंटीडोज बन गया है और वो है पिछड़ों की जाति जनगणना, सारे लोगों की गणना और आरक्षण के आपका एंटीडोज है ओम प्रकाश राजभर। अरे छोड़िए, इनका नाम मत लीजिए, मेरा टेस्ट खराब हो जाएगा। क्यों टेस्ट खराब होगा? पिछड़ों की सब लड़ाई वो लड़ रहे हैं। पिछड़ों अभी क्या कहा था? एक मिनट, हर लड़ाई लड़ने वाले का नाम ओम प्रकाश। चैनल पे हिसाब हो जा रहा है। इनसे कहिए जाति जनगणना की मांग ये अभी करें। यहाँ तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मांग करें, करा दूं? कराइए। ओके अरुण, मांग करो। तो ये तो हमारी पार्टी हमेशा मांग करवा करती है, इनकी तरह थोड़ी ना है कि सत्ता में रह करके पिछड़ों का हक अभी लूटो मांग कर रहे हो और कि सत्ता से जाति बाहर- जनगणना? बीजेपी एक से सेकंड हमारी रुको ना, मैं बात पार्टी कर रहा मांग कर रही हूँ। है। नहीं, आप आपस में मत बात किया करो। हो तो नहीं, मांग करते हो? बता दीजिए। 4 साल की सरकार, 4 बार की सरकार में आप कभी अपनी जाति क्लैरिटी जनगणना दे दो की कि और बता- यस और नो। हाँ बिल्कुल मैं मांग करता हूँ। ओके मनोज, गो अहेड, प्लीज वेट। हमारी पूरी सरकार अब आता हूँ आपके पास, जरा इनके पास 30 सेकंड और बचे हैं। मेरा सवाल ऐसा था, जवाब मिल गया? हाँ बिल्कुल मिल गया, बहुत अच्छी बात है, हम इनका धन्यवाद देते हैं। कम से कम बीजेपी में रहकर आप वहां पे इस बात को कहने का अगर हिम्मत रखते हैं तो आपको धन्यवाद है, आपको सलूट है। लेकिन सिर्फ खोखली बातें नहीं होनी चाहिए। 2-2 बार सत्ता में शामिल रह लिए, उनके साथ चुनाव लड़ लिए, लेकिन मिला क्या? करके आऊंगा, पिछड़ों को क्या मिला? मैं जानना चाहता हूं, कौन सी सामाजिक न्याय की रिपोर्ट आपने लागू करा ली? बिहार मॉडल तो स्थापित हो गया ना, समाजवादियों ने 75% इलेक्शन का। अरुण मैं आऊंगा सीधे आप ही के पास आऊंगा, जस्ट वेट। मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, 75% बिहार में आरक्षण लागू हो गया। नीतीश जी चले गए वो अलग बात है, एक वो बदलेगा नहीं। पिछड़ों के लिए लड़ तो रही है भाई राजभर जी की पार्टी। कौन सी लड़ाई लड़ रही हैं? हम यही तो जानना चाह रहे हैं, कौन सी शपथ हो जाने दो, फिर देखना कब। इतनी देर से मिला न्याय, वो कहते नहीं मजदूर का अगर पसीना सूख जाए उसको मजदूरी मिले तो उसको मजदूरी नहीं कहा। नॉट मजदूर। ना मैं नहीं कह रहा मजदूर, मैं कहावत कह रहा हूं, मैं किसी को मजदूर नहीं कह रहा। नहीं, ये कहावत है, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबरदस्ती गलत कह रहे हैं। वो तो पिछड़े हैं, पिछड़ों का तो हमारे दिल में बसते हैं, वो छोड़ के चले गए अलग बात, वो अलग बात है। क्योंकि यहाँ 6 मांग रहे थे, वहां 60 हो सकता है। सबसे बड़े दुश्मन पिछड़ों के यही है ब्रजेश जी। कौन? सबसे बड़े जिन्होंने बताया कि सिर्फ 2 जातियां हैं, एक अमीर की एक गरीब की, वही है ना? ये नहीं चाहते, जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश 10 सेकंड रुक जाओ। गरीबों को पिछड़ों को उनका न्याय मिले। सुनो, ये तो सिर्फ परिवारवाद चलाते हैं। फर्जी डिग्री इनका परिवारवाद है, समाजवादी पार्टी इनका जातिवाद है और पीडीए इनका परिवारवाद है। जिनकी डिग्री ये ओम प्रकाश राजभर का नहीं चाहते। कन्वर्टेड पिछड़े हो जो ओम प्रकाश राजभर का अगर ये भला चाहते और कांग्रेस का भला चाहते तो कांग्रेस को गाली थोड़ी देते। इसमें दो राय नहीं है। कितना अपमानित किया आपने राहुल को, कितना अपमानित किया आपने मायावती को, कितना अपमानित किया आपने समाजवादी भाजपा को। लास्ट में कितनी निकली? किसको गाली दोगे? कितनी जातियां निकली? अरे भाई मनोज जी जो बातें कह रहे हो एक एक करके बोलेंगे तो आवाज जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने ज्यादा नहीं मंडल आयोग चलती की है, सिफारिशों को लागू किया क्या? दीवार पंडा पड़ा खड़ी क्या? होती है मनोज जी। देश देश जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है कि आपने उत्तर प्रदेश के अंदर क्या किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने सिर्फ बनाया पिछड़ों एक करके 1 बाय 1 आप सुन लो, थोड़ी देर सुन तो लो, एक करके सुन लो। 1 सेकंड, ऐसे डिबेट नहीं होती है। सम्मान ओके, प्रियंका गुप्ता को लाया भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू समीर सिंह जी, धन्यवाद। बताइए प्रियंका जी, ये पिछड़ों के मुद्दा पे कांग्रेस को तो घेर लिया बीजेपी ने। देखिए बीजेपी अब ये बताए कि पहले रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है उसको कब लागू करेगी और उसका करा क्या अभी तक। दूसरी चीज ये बताए कि लड़ तो रहे हैं, अरुण वगैरह सब लगे हैं, ला रहे हैं भाई। वो क्या लड़ पाएंगे उनको समझ में आ रहा है। हो जाएगी, आप उनकी शपथ से क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो पिछड़ों की लड़ाई बनेंगे मंत्री, आपको दर्द क्यों? देखिए हम प्रेयर कर रहे हैं। नहीं सब रुक जाओ, नाटक नहीं है। धन्यवाद, रुक जाओ भगवान राम इनको जल्दी शपथ। दूसरी चीज ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जहां आदिवासियों ने इनको जवाब दे दिया, झारखंड में अभी देखिए कि किस तरह से इनको जवाब दे दिया, किस तरह से बैकफुट हुए। आप बताइए कि आप बता रहे जम्मू कश्मीर की बातें करें, पिछले 10 साल में इलेक्शन कर पाए आप वहां पर? नहीं कर पाए।
अरे उन लोगों का क्या जिनसे आपने कहा कि चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बिठाएंगे, कहाँ है भाई साहब वो? आप बताइए किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अरे कहाँ दुगनी कर दी? अरे उत्तर प्रदेश में आप आ जाइए, गड्ढों भरने की डेट कितनी दे दी, वो बेचारे गड्ढे ही बोल रहे हैं कि अरे भैया डेट मत दो, माफ कर दो। 10,000 वाला चप्पल ना प्लीज बीच में कोई नहीं। अरुण राजभर की बारी है। नो, कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं। ओके, थैंक यू। अरुण की बारी है। अरुण, इनको मनोज को बड़ी चिंता है भाई, गाली देते हैं, उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं, वो हमेशा से उनको अपमानित करने का उनका चरित्र चेहरा उजागर है। इनका सवाल इस बात का, ये पिछड़ों की बात कर रहे हैं, 3 अक्टूबर 2013 ये जाकर के हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देख लेंगे कि उनकी तत्कालीन सरकार में हाई कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी वर्गों को आरक्षण देने के लिए जो मजबूत जातियां उनके आरक्षण पर रोक लगनी चाहिए। 3 अक्टूबर 2013 सरकार इनकी थी। ये अगर इतने ही सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, मैं दूंगा कोर्ट में लिखा था यादव, अहिर, ग्वाल, ढड़ोर के आरक्षण पर रोक लगाई जाए और जितने ओबीसी में अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण दी जाए। आपको समस्या क्रीमी लेयर से है या फिर यादव कम्युनिटी से है? ओबीसी का हमदर्दी दिखा रहे हैं, तो ये हमदर्दी उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर से इतना मत डरो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर से जितना डरोगे उतना ही समापन पर जाओगे। डरो डर तो रहे हो, कहाँ डर ही तो है। उनको नीचा दिखा रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। कंप्लीट आ जाएगी फिर जवाब देना। हाँ, कंटिन्यू। उत्तर प्रदेश में ये सच है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इनको बता दिया है कि राजनीति कैसे की जाती है। आपके बड़े बड़े बोलने से यहाँ कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे ना कहो। आपकी जो आपकी हरकत है, जो आपकी गुंडागर्दी है, जो आपका चेहरा है, चरित्र है, उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है। आप यहाँ भी गुंडागर्दी करोगे, यहाँ भी ओबीसी को जलील करोगे और देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हो, आपको समझ में नहीं आएंगे। यही अखिलेश यादव सिर्फ ओबीसी के एक नेता है, बाकी कोई ओबीसी का नेता नहीं है। खान साहब बोल रहे हैं, मैं अपनी बात कह लूं, मैं दूंगा समझ में। खान साहब की बारी है। खान साहब, अब आप मुझे बताओ कि जो वर्तमान परिदृश्य है, इन लोग की बातें कितनी तथ्यात्मक लगती हैं? नहीं, बातें तथ्यात्मक तो लगती ही नहीं है बिल्कुल। उल्टी सीधी बातें करने से कोई फायदा नहीं। एक सम्मान से बात करना चाहिए। हाँ, एक भाषा संयत रहना चाहिए। राजनीति में सबसे बड़ा ककरा बोलते हैं कि आप अपनी भाषा को संयमित करिए। ये बात वो कह रहे हैं जिन्होंने पहले राउंड में सबसे पहले शुरू किया था। एग्रेशन आप ही ने शुरू किया था। कुछ नहीं कहा और दूसरे राउंड में ज्ञान दे। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा था। कमाल। मैं तो कई बार सोचता हूं। मैं कह रहा हूं जी, मैंने कभी नहीं कहा। लगता है खान साहब पे इनकी उम्र हावी हो रही है। अरे भाई समीर सिंह जी, आप समीर सिंह जी बाल लगा के बैठे हो तो मैं बाल नहीं लगवाता हूँ। बाल लगा के बैठे हो तो बाल मैंने नहीं, समीर सिंह की ज्यादा उम्र नहीं है, 52-53 साल की। बच्चा दूध पी रहे हैं, 52 साल। कबीर सिंह बच्चा है, दूध पी रहे हैं अभी। नहीं, 52 साल ऐसा नहीं है। अरे यार चलो यार, ये सब बातें नहीं की जाती भाई। अरे भाई ये सब बातें नहीं की जाती। अरे ये बाल की बात ना बोलो। अरे यार ये सब बातें नहीं की जाती समीर सिंह जी। बूढ़े और बच्चे में कोई अंतर नहीं होता। अरे ठीक है यार, मैं मिश्रा जी मैं दूसरी बात। बोलो, आप बोलो। मैं कलर पे मत जाओ। मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूँ। अब दूसरी बात करने जा रहा हूँ कि जैसे अभी अरे खान साहब, बूढ़े और बच्चे में कोई अंतर नहीं होता। आप अरे हद हो गई भाई, बुरा नहीं, बाल सफेद देख के बूढ़ा ना कहो, अभी ज्यादा उम्र। आप मेरे पड़ोसी भी हैं। अरे यार ये सब बातें टीवी पे कहीं कही जाती हैं। क्या पड़ोसी हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। उनके काले ये रहते लखनऊ में है, काम है, ये लखनऊ रहते हैं, ये गोरखपुर के रहने वाले हैं। मैं इनका बार यूटर्न ले चुके हैं। बाल सफेद हो गए, वो जवान है, बताओ उनकी उम्र बताओ, झंझट खत्म। कितना है? मेरा समय जा रहा है। समीर सिंह जी रुक जाओ भाई, अरे इनको बोलने को दो। रुक जाओ। लखनऊ का ठंडा पानी पी के, लखनऊ का ठंडा पानी पी के चुप हो जाओ यार। अरे यार चुप हो जाओ भाई। हाथ जोड़ के माफी मांगते, तुम बड़े भारी ज्ञानी हो। खान साहब बता गाँव बता दें, डिस्टर्ब करना गाँव बता दें। अबे गाँव से क्या मतलब? गाँव वाले पागल होते हैं क्या? अरे गाँव वाले पागल होते हैं क्या तुम्हारी तरह? लेकिन आप गाँव जाते नहीं, तुम्हारे तरह से पागल थोड़ी होते हैं गाँव वाले यार। अरे खान साहब आपको निमंत्रण, थैंक यू। बात करने दो यार भाई। धन्यवाद। सिर्फ खान साहब को लो, खान साहब की आवाज लो। बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। मैं कह रहा था, वीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि जयंत चौधरी को लाठी उठी पड़ गई है इसलिए जाना मुश्किल लग रहा है। बिहार में क्या हुआ था मिश्रा जी, जब सम्राट चौधरी को और कितने एमपी को और कितने एमएलए को नीतीश कुमार ने मार लाठियों से सर तोड़वा दिया था, सर तोड़वा दिया गया था, और उसके बाद सब चले गए। तो राजनीति में कोई किसी का भरोसा नहीं है, कब कहां चला जाएगा
तो पद बसपा के भी तो लिए चली जाती है कभी ये भाजपा अरुण के साथ, देखो कभी अब सपा ये के आप साथ, गलत कभी कांग्रेस के साथ। ये आपके साथ अभी बदतमीजी कर कल रहे हैं। चर्चा कर रहे थे नहीं नहीं अरुण, बसपा जाने अभी की जवाब तैयारी पा कर रही जाओगे है। तो दर्द होगा अपनी बारी में। बोलो खान साहब, जवाब दो पैदा उनको। कहां से हुए? खान साहब बहुजन अच्छा समाज बोल रहे पार्टी हैं। से तुम्हारे पिताजी पैदा अरे हुए ब्रजेश हैं जी, और नहीं खान कहीं से साहब पैदा का हुए भी हैं। तो हृदय परिवर्तन राजनीति हो सीखे हो, सकता है, बहुजन ये समाज क्यों पार्टी नहीं से सोच रहे सीखे हैं? हो। आप आराम और करो, खान जाके घर साहब का भी सीखे हो, हृदय उसी से परिवर्तन हो नमक कर रहे सकता हो। है। हैं? जिससे सीखे हो उसी के नमक ये हराम आपको कर रहे हो। उकसा रहे हैं वो लोग और नहीं, आप नहीं, गुस्सा हो नहीं, जा नहीं, रहे हो। नहीं, आप कहां ये सीखे? दोनों अब तो रणनीति बना के आए ये हैं। बता दो राजनीति कहां ये दोनों रणनीति बना के आए हैं, आप गुस्सा रहे हैं। पिताजी कहां से सीखे? राजनीति बता देंगे और खान ये बता साहब- देंगे कि राजनीति कहां से सीखा इनके पिताजी ने? खान साहब का नहीं, भी नहीं, हृदय वो बता परिवर्तन हो राजनीति सकता कहां से है। यहीं से ये शुरू दोनों खुश तय है करके राम आए कि मंदिर आपको से। आपको वो खुशी अरे ये दर्शा खुशी नहीं कर रहे उकसाएंगे। हैं। दोनों आप गुस्सा हो रहे हो। हवाई है, वो दोनों की खुशी बातें दर्शा सुन- चुके सुन- हैं सुन- राम जाके मंदिर बाल पर। रखवा के ओके। आ जाए, खान बात साहब ने हम पिछले की डिबेट बात- में कहा था कि राम मंदिर पर हम ऐसा खुश है हैं अरुण, बनने तुम्हारे पर। अरे कहने भाई से तो राम मंदिर हम नहीं गए थे क्या? कह रहे हैं बाल रंगवा लो। अरे नहीं, ऐसे बात- कैसे? राम मंदिर गए थे हम नहीं तो गए थे, वही तो कह रहा हूँ तो कि मैं तो आपका गया था भाई, स्वागत तुम है। क्या कह रहे हो? आपका स्वागत है राम मंदिर पर। आपने बधाई हाँ। दी, अरे भाई, स्वीकार मैं क्या किया कह रहा राम हूँ? मंदिर खान बनने साहब पर। अभी एक आपने सेकंड रुक जाओ। शुभकामनाएं संजय दी। बेचन जी कुछ कहना चाह आप रहे हैं। तो एक सेकंड। सनातन है खान साहब। थैंक यू। हाँ आप तो खान सनातन साहब धन्यवाद। है, के आप पास तो तो गोरखपुर ऑप्शन के है। रहने वाले मैं हैं। बगल में बैठा हूँ, उनके सर पे रियल में अभी बहुत बाल है। वो ऑप्शन क्या है जिनके खोपड़ी बाले नहीं रह वो दूसरे की उम्र। अच्छा, मैं संजय बालेपन बेचन जी को और लाता हूँ। वृद्धावस्था की संजय जो बात बेचन कर जी, रहे हैं। बहुत कम बच्चे हैं वर्तमान 1-2 परिदृश्य में अगर आरएलडी में एक काल्पनिक सवाल है, हालांकि इसमें अभी तथ्य नहीं है हमारे पास, लेकिन एक जिस तरह के खबरें आ रही हैं, अगर आरएलडी सपा से अलग होती है तो क्या ये झटका होगा इंडिया अलायंस के लिए यूपी में, और कितना डैमेज करेगा ये? पक्का, देखिए पक्का झटका होगा। और राजनीति जो है ब्रजेश जी संभावनाओं का खेल है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आरएलडी के चैनल्स बीजेपी से खुले हुए हैं, आरएलडी के चैनल्स बीजेपी से खुले हुए हैं। बात सबकी सबसे होती है। अब जहां बिहार में ये हो रहा था कि हमारे दरवाजे बंद हैं, वहां न सिर्फ दरवाजे खुल गए बल्कि गलबैयां भी कर ली। तो राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, पहली बात। और दूसरी बात, आप एक चीज समझ लीजिए कि बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जब परिदृश्य में आए तो बीजेपी ने अपने को एक ऐसी पार्टी में बदला है जो 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। उनका हर मूवमेंट इलेक्शन को सामने रखकर होता है। उनकी तैयारियां लगातार चल रही है। दूसरी बात, बीजेपी को किसी अपने गठबंधन के साथी को साधने की बहुत आवश्यकता नहीं है, उसके लिए उनको बहुत एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। जबकि जो इंडिया गठबंधन है उसमें साथियों को साधने में बहुत एनर्जी जा रही है, और तब भी वो साथी सधेंगे या नहीं सधेंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो जहां इन बाकी पार्टियों के सामने बाह्य और आंतरिक दोनों चुनौतियां हैं, बीजेपी के पास आंतरिक कोई चुनौती नहीं है। तैयारी उनकी पूरी है, उनके कार्यकर्ता घूम रहे हैं, वो जमीन पर मौजूद हैं, और उनका इलेक्शन मोड जो है, इलेक्शन एक सर कंक्लूड करें प्लीज सर, इलेक्शन मैशिनरी में थोड़ा अपने को बदल दिया है, जिसका कंपैरिजन, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत जरूरी बात है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बीजेपी चैलेंज उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं मानती है तो 40 सीटें कल घोषित कर दे। अगर बहुत बड़ी पार्टी और बहुत बड़े नेता हैं, कल घोषित कर दे। मैं अरुण राजभर के लिए सब फ्री है। धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।